नमस्कार दोस्तों। भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये डेट आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। ये फैक्ट ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 211 सदस्यों ने भाग लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें फ्रांस की तरह जो वरिष्ठ सदस्य होता है, फ्रांस में वरिष्ठ सदस्य को ही अध्यक्ष पद दिया जाता है, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष पद दिया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये ध्यान रखना है। अध्यक्ष के बारे में तो सामान्यतः सभी जानते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो जो संविधान सभा के जो 2 उपाध्यक्ष थे उनके नाम हैं डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। ये 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा कर लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, यह संविधान भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु व गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ के हिस्से होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। यानी उद्देश्य प्रस्ताव में केंद्र और राज्यों के अधिकारों के बंटवारे की भी बात कर दी गई थी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। ये उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था, बताया गया था कि
संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार, उसके अंग तथा सरकार के अंग सभी का जो स्रोत होंगी वो भारतीय जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता या समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुविधा या सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था। देखिए 7 नंबर, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा उसके भूक्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1940 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1940 को सर्वसम्मति से अगस्त जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उसको स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। यानी इसका संक्षिप्तीकरण जब किया गया तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना निकलकर सामने आती है। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा कुछ परिवर्तन हुए जो कि 1947 में आया था। उस स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा जो परिवर्तन हुए उनकी चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा में खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। यानी जो संविधान सभा से अपने आप को अलग रखने वाली जो देशी रियासतें थी, उन्होंने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रतिनिधि सभा में भेजना शुरू कर दिया। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभी ने अपनी सीटें ग्रहण कर ली और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। यानी जो भारतीय परिक्षेत्र में जो भाग शामिल थे, उनके मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो भी संविधान सभा में फिर से शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। कौन कौन से परिवर्तन किए? पहला परिवर्तन, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया गया। कि जो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत से संबंधित जो भी कानून बनाए गए थे उनको संविधान सभा द्वारा समाप्त किया जा सकता है या बदला जा सकता है। ये अधिकार
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारतीय संविधान सभा को मिला था। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। क्योंकि उस समय का जो परिक्षेत्र था या उस समय की जो परिस्थितियां थी, उनमें संविधान सभा के सामने एक संविधान निर्माण का कार्य भी था और दूसरी तरफ देश के लिए आम कानून बनाने भी थे। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब उसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। मुस्लिम लीग के जो तीसरा परिवर्तन था वो मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1940 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों यानी औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 हो गई 229 हो गई, ये ध्यान रखना है आपको, 229 हो गई। और देशी रियासतों की जो संख्या 93 थी अब 70 रह गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत में तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया है, जो हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अन्य जो कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य, उनकी चर्चा कर लेते हैं। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य किए। इनमें इसने का मतलब संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये महत्वपूर्ण डेट है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कुछ और फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्चा आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली
नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 से 51-52 में जो आम चुनाव हुए उसमें जो नई संसद बनी, नई संसद चुन के आई, उससे पहले तक अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने ही कार्य किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान सभा की कुछ बड़ी और छोटी समितियों की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। आपको वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।